नमस्कार, मैं हूं शैलेश और आज हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी जी। मैडम, सर्वप्रथम बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। मैडम, हमारे पीछे एक लोगो दिख रहा है आई ग्लैम का। सर्वप्रथम आप हमारे दर्शक को यही बता दें, आई ग्लैम क्या है? आई ग्लैम मेरी अपनी कंपनी है और पिछले 9 सालों से मैं इसको रन कर रही हूँ अपने टीम के साथ। इसमें ग्रूमिंग, मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाता है और ये सिर्फ बिहार बेस्ड नहीं है, बिहार का स्टार्टअप है जो बंगाल में भी है और अभी हम लोगों ने चेन्नई में भी अपना सेंटर खोला और बहुत जल्द हम लोग दिल्ली में भी अपना 4th सेंटर हम लोग खोलने जा रहे हैं, जिसमें सॉफ्ट स्किल के बारे में बताया जाता है, बेसिक बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर, जो एक कॉर्पोरेट लाइफ में, आम जिंदगी में आपके लिए बहुत ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम युवाओं को, स्पेशली ईस्ट इंडिया में, अगर आप उनको इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलेंगे तो घबरा जाते हैं। तो बेसिक चीज़ें हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। स्किल को आप बढ़ाते हैं? बिल्कुल, एनहांसिंग द ग्रूमिंग स्किल। जी। ये एक मॉडलिंग एजेंसी जो नेशनल लेवल पर है, जिसका हेड ऑफिस बिहार है। यस, और ये बिहार का स्टार्टअप है और इसमें मॉडलिंग एक सेगमेंट है, ब्यूटी पेजेंट एक सेगमेंट है, ग्रूमिंग एक सेगमेंट है, पब्लिक स्पीकिंग एक सेगमेंट है। आप जो भी चाहो, मेन आपका है कि आपका इमेज माने को एनहांस करने का काम आई ग्लैम करता है। जी मैडम, अभी आप एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने से पूर्व आप क्या कर रही थी? देखिए, मैं तो ऑलरेडी एक एंटरप्रेन्योर हूँ और आप जैसे कि आपने देखा कि आई ग्लैम मेरी अपनी कंपनी है। आई हैव अ सारी ब्रांड कॉल दिव्य शक्ति, दिव्य स्त्री, द कंप्लीट वुमन, जिसमें हम लोग साड़ी और चोलीस के ऊपर काम करते हैं एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन सस्टेनेबल क्लोथिंग। सस्टेनेबल क्लोथिंग मतलब कॉटन, खादी, सूता, ये सारी चीज़ों को लेके हम लोग करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि भाई आप विदेशी कपड़ों को त्याग करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रेडिशन को फॉलो करें। और अगर मैं अपनी राजनीतिक करियर की बात करूँ, आई ग्लैम के बैनर के थ्रू ही होता है? नहीं, आई हैव अ डिफरेंट बैनर, वी हैव जस्ट लॉन्च्ड इट, दिव्य स्त्री बोल के। एवरी वुमन इज दिव्य वुमन, दैट इज व्हाई वी कॉल इट द कंप्लीट वुमन। तो उसी हिसाब से ये कहाँ से एक्सेस होता है, बिहार से या फिर? बिहार से। एवरी स्टार्टअप इज फ्रॉम बिहार। ये मेरे को बड़ा गर्व होता है बोलते हुए कि बहुत सारे स्टार्टअप बिहार आते हैं, बट बिहार का स्टार्टअप बाहर जा रहा है। तो ये अपने आप में, आई फील दैट बिहार में ये पोटेंशियल है, हम लोग कर सकते हैं। और मैं पॉलिटिकल करियर की अगर बात करूँ तो वन ऑफ माय फ्रेंड मयंक जी, ही इज़ अ ब्रदर ऑफ मी एंड उन्होंने बहुत पहले मुझे कहा था कि तुम अच्छा बोलती हो, तुम पब्लिक स्पीकिंग का क्लासेस वगैरह लेती हो, तो व्हाई डोंट यू ट्राई इन पॉलिटिक्स। तो मैंने कहा वो ये अलग है, वो अलग है। तो बोले कि नहीं, दोनों चीज़ एक जैसा हो सकता है अगर तुम चाहो तो, एंड तुम्हारे में वो पोटेंशियल है। तो मैंने LJPR में पहले ज्वाइन किया एज अ संगठन मंत्री, बट अगेन मतलब जिन लोगों के साथ मेरे को काम करना था, जैसे होता है कि मतलब चिराग के नेतृत्व में आपने ज्वाइन किया था LJP, है ना? बिल्कुल एकदम, मैं इस बात को कभी इनकार कर ही नहीं सकती। एंड जब मैंने एज अ स्टेट स्पोक्स पर्सन ज्वाइन किया, मैं सच बताऊं तो मैं उन्हीं को देख के आई थी। क्यों उन्हीं को देख के आई थी? क्योंकि उनका भी बैकग्राउंड मॉडलिंग, ग्रूमिंग और एक्टिंग से था और मेरा भी वही है। तो कहीं ना कहीं मैंने रिलेट किया था अपने आप को एंड मुझे उनसे भी बहुत कुछ सीखने का मिला। ऐसा नहीं कि अभी मैंने पार्टी छोड़ दी। तो अगर मैं बोलूँगी कि मेरा अगर मतलब मान लीजिए राजनीतिक करियर का फर्स्ट अगर किसी से मैंने सीखा है, मैंने 1-to-1 बेसिस पे, तो दैट इज़ चिराग जी। एंड उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट ही किया था मेरे काम को। एक बार मुझे याद है कि एक बार हमारी प्रवक्ताओं की मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने सबके सामने, जिसमें सिर्फ मैं ही थी एज अ मैंने वन ओनली वुमन आपके स्पीकर, तो उन्होंने सबके सामने बोला था कि देवजानी सबसे अच्छी स्पीकर है एंड शी इज़ नंबर 1। तो मुझे बड़ा अच्छा हुआ लगा था। मैंने सर को थैंक यू भी बोला था कि सर थैंक यू सो मच फॉर दिस रिस्पेक्ट। और उसके बाद फिर डेफिनेटली आपको जब नंबर 1 प्रवक्ता का जब पद मिलता है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, और आपकी जब जिम्मेदारी बढ़ती है आपकी क्वेरीज भी बढ़ेंगी। और आपकी क्वेरीज भी जब बढ़ेंगी, आप अगर आप उसको आंसर नहीं करोगे, ये होगा तो आपको लगेगा कि दैट यू आर नॉट जस्टिफाइंग योर पोस्ट। तो समहाउ मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन, मेरे को लगा कि मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से वहाँ पे निभा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे कोई चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी। तो फाइनली जब मैं RLJP में जब मैं ऑनरेबल मिनिस्टर सर से मिली, तो मुझे ऐसा लगा कि आई गॉट फैमिली और एक पिता का साया मिला और बहुत कुछ सीखने को मिलता, क्योंकि उनके पास 46 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और उन्होंने इतने बड़े नेता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के साथ भी काम किया था। अपनी स्टोरीज वो बताते रहते हैं। अच्छा मैडम, जब पार्टी डिवाइड हुआ था उस टाइम आप किस पक्ष में थी? नहीं, तब मैं थी नहीं। अच्छा, आप थी मेरा जर्नी इट्स वेरी अर्ली। आई एम वेरी लकी कि मैं
किसी का दरार का हिस्सा नहीं रही। और मैंने अपने आप को गर्वित महसूस करती हूँ कि घर परिवार टूटते वक्त मैं नहीं थी। अगर मैं होती तो ज़रूर एज अ वुमन मैं अपना भी वहाँ पे पक्ष रखती, जैसे मैं हमेशा रखती हूँ। बट फॉर्चुनेट हूँ मैं कि उस वक्त मैं नहीं थी। बट इससे भी ज़्यादा मैं फॉर्चुनेट हूँ कि अभी मैं जिस पार्टी में उसका मैं नेशनल स्पीकर हूँ, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी सर ने मुझे दिया है। एंड बहुत रिस्पेक्ट, बहुत मान सम्मान इस पार्टी में मुझे मिलता है। और कोई भी चीज़ जब मैं पूछती हूँ तो उसका जवाब मुझे मिल जाता है। तो और एक स्पोक्स पर्सन को क्या चाहिए? बिकॉज आई नीड टू प्रेजेंट माई पार्टी, आई नीड टू प्रेजेंट द स्टैंड। तो वो मुझे बोलने में बड़ा क्लैरिटी के साथ में बोल पाती हूँ। आपको नहीं लगता कि चिराग पासवान और पशुपति पारस को एक साथ आ जाना चाहिए? देखिए, एक साथ आ जाना चाहिए। माने आप लोग जैसे कुछ अच्छे लोग या फिर महिला, बीइंग अ वुमन, कोई भी महिला नहीं चाहेगी, मैंने चाहेगी कि भाई घर टूटे। तो एज अ वुमन बोलेंगे तो डेफिनेटली मैं भी चाहती हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि महिला के हाथ में ही है कि चीज़ों को ठीक करना, तो मैं तो बोलूंगी चिराग की माता श्री की तरह आप इंडिकेट कर रही है ना? बिल्कुल, अगर रीना जी चाहेंगी तो चीज़ें ठीक हो सकती है। और बाकी देखिए, उन लोग के अपने पारिवारिक मामले हैं। लेकिन हमेशा से अगर मैं पॉलिटिकल बात करूं तो हमेशा सर एक ही बात बोलते कि दिल टूटता है तो जुड़ता नहीं है, पार्टी तो टूटना नहीं टूटना बात की बात है। जब मेन जगह दरार पड़ गया तो क्या पार्टी, क्या ये। तो आपको ऐसा नहीं लगता मैडम कि चिराग पासवान और पशुपति पारस अगर एक साथ आते हैं तो पार्टी के साथ परिवार के लिए भी सही होगा ना? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर पर्सनल चीजें ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक है। लेकिन वही कहते हैं ना कि मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो उन्होंने हो सकता है चाहा होगा बट नहीं हुआ। बट डेफिनेटली एज अ वुमन मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि ये लोग एक साथ हो जाए। बिकॉज इतने तीनों भाई इतने टैलेंटेड है। चिराग जी हैं, प्रिंस जी है, बाद में सर के भी बेटे हैं जो अभी बहुत छोटे हैं, बट डेफिनेटली 10-15 साल बाद वो भी पॉलिटिक्स में आ ही जाएंगे। तो अगर मैं यश की बात बोलूँ, वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। तो अगर ये सारे ब्रदर्स एक साथ मिल के काम करेंगे तो क्या बात होती। लेकिन कहते हैं ना कि भाई घर के लड़ाई में कोई तीसरा फायदा उठा लेता है। तो मुझे लगता है पार्टी में कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनको भड़काते होंगे कि सर देखिए चिराग आपके बारे में ऐसा बोल, उधर उनको देखिए आपके चाचा जी ऐसे बोल रहे हैं। बट आई एम नॉट वन ऑफ देम। आई ऑलवेज स्टैंड क्लियर कि अगर मिल जाएंगे तो अच्छे। बिकॉज मैंने जब भी सर से बात किया, उनको बहुत ज्यादा किसी की गॉसिप पसंद नहीं। आप किसी की बुराई करेंगे तो नहीं, एटलीस्ट चिराग जी की बुराई करेंगे तो पसंद नहीं करते हैं। पर्सनल लेवल पे मैं बता रही हूँ। तो एक दो बार जब ऐसी बात हुई, हमेशा वो बात करते करते बोले, आप लोगों ने देखा है शरीर कितना भी गला लिया, इतना मेहनत कर रहा है। अच्छा, रात पशुपति पारस की स्टेटमेंट बता रहे हैं आप? कि देखिए उसने पूरा शरीर अपना गला लिया। तो ये एज अ फादर वाली फीलिंग है भाई। जिन्होंने बचपन में गोदी में खेलों का तो फीलिंग रहेगा है। अब आप प्रोफेशनली बोलेंगे तो प्रोफेशनली लड़ाई बिल्कुल अलग है। तो इरड़ कहाँ पे आ रही है? मतलब कभी जानने की कोशिश किया गया है क्या कि मतलब गलती कहाँ है, कहाँ पे हो रही है? क्योंकि हर बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है मैडम, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है ना। तो आखिर ये सॉल्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा है? मुझे जितनी जानकारी है, फिर मैंने जितना दोनों पार्टी में मैं बहुत ही क्लोज मैं रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चिराग जी का ईगो और एक दम्भ कि अच्छा अब तो मैं करके दिखाऊंगी, आपने अपने पार्टी का मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया, आप खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। और उधर उनके दोस्त सब लोग जैसे बोलते कि चिराग जी के अपने दोस्त सौरभ पांडे ने ही उनका दिमाग खराब किया, जबकि मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ। आई हैव नो आइडिया हु इज ही। तो उन्होंने ही पॉलिटिकल एडवाइजर है, आई थिंक वो बनारस से आते हैं। आई हैव नो आइडिया। बिकॉज अगर पॉलिटिकल एडवाइजर हो तो भगवान ऐसे पॉलिटिकल एडवाइजर से सबको बचाए जो घर टूट के राजनीति करने बोले। भाई आप नेहरू परिवार को देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी गांधी परिवार एक साथ है। लेकिन मेरा ये मानना है, चिराग जी की माने तो चिराग जी का कहना है कि रामविलास पासवान ने ही सौरभ पांडे को उनके लिए हायर किया था कि भाई तुम और इसके साथ मिलकर काम करो। नहीं ठीक है, अच्छी बात। देखिए, कौन पिता नहीं चाहेगा कि भाई उसका करीबी दोस्त या कोई उसका साथ दे। लेकिन आप उसका करीबी दोस्त अगर दोस्ती छोड़कर अगर बाकी सब काम करने लगे और ऑर्डर देने लगे, नहीं तुम चाचा जी से ऐसे बर्ताव करो, तुम गाली गलौज करो, तुम बंद कमरे में कुछ बोल दो, चलिए आपका और मेरा खून अलग है, ये सब चीजें शुरुआत चिराग जी नहीं किया था। तो ये देखिए आजकल की यूथ का प्रॉब्लम है, हम लोगों में एक प्रॉब्लम है, हम लोग अपनी गलतियां नहीं मानते। वी ऑलवेज से कि वो गलत है। भाई आपकी क्या गलती है आप बताओ ना। यू आर अगर आप सच्चे इंसान हो, अच्छे इंसान हो, यू शुड से कि आपकी मिस्टेक थी। लेकिन वो नहीं बोलोगे, अभी तो बिल्कुल नहीं बोलोगे, क्योंकि अभी एक आपने ऐसा हवा मचा के रखा है कि यू आर द सीएम फलाना ढमकाना व्हाटएवर XYZ। बट स्टिल मुझे लगता है कि घर परिवार में अगर ये लोग अपने से आपस में बात करें तो सुलझना, अगर कोई गुंजाइश है तो सुलझ जाए तो बेटर है। मैडम एक खबर चल रही है, पता नहीं उस खबर में कितनी सच्चाई है। खबरों की माने तो चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है
वहीं पशुपति पारस को मंत्रिमंडल से बाहर किया जा रहा है। देखिए, मैं जितना मोदी जी को मैंने क्या कहते हैं, मोदी जी के जो एथिक्स के बारे में हम लोग सबने जितना जाना और बीजेपी के मैंने जिस ढंग से जो नीतियां हैं, मुझे इतना पता है कि जो उनके साथ लॉयल रहेंगे, उनके मंत्रालय का जिनको जो मंत्रालय दिया गया उस पर 100% तरीके से मैडम, काम लॉयलिटी करेंगे। की बात की जाए तो शिवसेना उनके लिए उनसे ज्यादा लॉयल कोई नहीं होगा। एकदम मान रहे बट उनके साथ क्या हुआ? लेकिन वो बाल ठाकरे तक ही था। आपको याद होगा, बाल ठाकरे साहब ने बोल के गए थे कि क्या कहते हैं, मैं जब तक जिंदा हूं मैं हमेशा वो क्या कहते हैं कांग्रेस के साथ में कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। लेकिन देखिए, उनके जाने के बाद मैडम, लेकिन राजनीति में वो सिद्धांत अब रह गया है क्या? वही बात बता रहे। देखिए, भाजपा भी तो पीडीपी के साथ गठबंधन की ना कश्मीर में। लेकिन देखिए, कभी कभी डेवलपमेंट के लिए बदलना सही है, लेकिन अभी के जनरेशन डेवलपमेंट कम और अपने लिए ज्यादा सोच रहे हैं। अगर चिराग जी को सही में अपने लिए नहीं, और अगर वो चाहते कि बिहार के लिए सोचना है, वो सब बंद करके, इतना बड़ा घर है उनका हाजीपुर, सॉरी आपके ये आपके पटना में अपना बोरिया बिस्तर लेके आके यहाँ पे 365 दिन रहते, 365 में 60 दिन वो छुट्टी मनाने आपके दिल्ली जाते, वो तो वो नहीं कर रहे हैं। तो चिराग जी को लाने के लिए किसी और को निकालना, सांसद है तो पार्लियामेंट में भी प्रेजेंटेशन की जरूरी है ना। पार्लियामेंट में उनका प्रेजेंस मात्र 20 से 25%। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको डेटा भी दे दूंगी। अच्छा, बड़ी खबर बता रही हैं मैडम आप। यस, वी हैव द डेटा। बहुत कम है, माने 50% से भी कम है। और कभी कभी लोग उनको देखते हैं, लोग कहते हैं कि चिराग कभी कभी पाए जाते हैं पार्लियामेंट में। रीजन क्या है? क्योंकि सांसद में आज भी हमारे मिनिस्टर सर के अंडर ही है, तो कहीं आमना सामना ना हो जाए, कहीं पैर ना छूना पड़े, कहीं चाचा जी को गले ना मिलना पड़े, कहीं छोटे भाई प्रिंस से ना मिलना पड़े। इस चीज को अवॉइड करने के लिए जाते नहीं। मैंने अपना ईगो उनका इतना चरम सीमा पर है कि वो अपना पार्लियामेंट भी जाना उन्होंने बंद कर दिया। और मोदी कैबिनेट में आने के लिए मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई शर्त बीजेपी उनका मानने वाली, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता इतने भी मतलब बेवकूफ नहीं है, या फिर भाई सीधा नहीं है कि अच्छा चिराग तुमने बोला था, क्योंकि उनकी वो क्रेडिबिलिटी उन्होंने अर्न नहीं किया है। उनकी क्रेडिबिलिटी अर्न करने का समय था जमुई से, जो उन्होंने नहीं किया, और हाजीपुर करते रह गए। तो ठीक है, अगर उनके एनडीए में आना है तो उनका स्वागत है, लेकिन उसके बाद काम तो करेंगे ना। ये चीज भी उनसे ले लीजिए कि यहाँ से मंत्री बन के फिर दिल्ली में ही चुपचाप जाके बैठ जाएंगे। मैडम, शायद 2016 या 17 की बात है, जब प्रधानमंत्री मोदी खुले तौर पे चिराग पासवान की तारीफ करते नजर आते हैं पार्लियामेंट में, और सब सांसदों को ये हिदायत देते हैं कि जितने भी नए सांसद हैं, कृपया आप चिराग पासवान से सीखें कैसे हर बिल पे किस तरह से अपने भाषण को तैयार किया जाता है। अच्छी बात है, आपको भी याद होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हम मान रहे, देखिए, अ पर्सन विद अ क्वालिटी नीड अ प्रैक्टिस, बट वो प्रैक्टिस नहीं की। मान लीजिए आपको एक दिन मैंने इतना चढ़ा दिया कि भाई आप बहुत ही मेधावी स्टूडेंट है, इतना ज्यादा माँ बाप ने आपको लाड प्यार दिया, आप तो समझने लगे कि आप ही सर्वा है, और नेक्स्ट दिन से अपने पढ़ाई बंद कर दी, तो आपकी बेवकूफी है ना। मतलब वो अपनी एबिलिटी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली, ही डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट। एंड सबसे बड़ी बात, अगर ऑनरेबल पीएम साहब ने पूरे सम्मान आपके सभा में अगर पार्लियामेंट पे ये बात बोला है, तो भाई उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, और उस चीज को वो यूज कर सकते थे। लेकिन नहीं, वो सिर्फ ओरिएंटेशन तक ही रह के, वो एज अ ओरेटर ही रह गए, वो इम्प्लीमेंट नहीं किए। ही इज अ गुड स्पीकर, नो डाउट, बट ही डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट। अगर इम्प्लीमेंट करना जानते तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अभी तक इम्प्लीमेंट कर चुके होते। तो सरकार में तो नहीं है ना मैम, इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट में रहने के बाद ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जहाँ के सांसद है वहां पे उनका फंड मिलता है ना, वहीं पे वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। आदमी अपने घर से ही चैरिटी स्टार्ट करता है ना। सांसद लेवल पे ये चीज इम्प्लीमेंट करना शायद उतना सही नहीं है। बात वो नहीं है, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। उनके पिताजी का ही भाषण का एक पार्ट है, नेता सब होते हैं, लेकिन साफ नीयत वाले नेता कौन है वो साबित करके दिखाइए, तो आप आगे लाइफ में बढ़ पाएंगे। मैं नहीं, उन्हीं के बेटे जो आज बोलते हैं कि मैं रामविलास पासवान जी का मैं धरोहर हूं, फला, उन्हीं के पिताजी के दिखाए गए मार्ग है, और उन्हीं के पिताजी का ही बोला गया शब्द है कि जो जानवर, मैं तो जानवर वर्ड भी यूज नहीं करती, बट मैं आज मैं कर रही हूँ, जो जानवर या इंसान रास्ते में चलते वक्त दिशा नहीं डिसाइड कर पाता है कि मैं दाएं जाऊं कि बाएं जाऊं, वो बीच रास्ते पे मारा। तो चिराग जी को डिसाइड कर लेना चाहिए, या तो अगर आपको कोई बुला नहीं रहा है तो यू टेक योर स्टैंड, और अगर बुला रहा है तो भाई 100 आप उसमें कंडीशन मत डालो कि मुझे सीएम बनना है। भाई आपको सीएम बनाने के 10 कारण बताइए ना, चलिए एक कारण बताइए। जस्ट बिकॉज यू गो एंड पीपल अराउंड यू विल नॉट बिकम अ सीएम। जस्ट बिकॉज आपके सोशल मीडिया हैंडल इज ग्रेट, जिसमें आप एक महिला को भी ट्रोल करते हो, महिला के दोस्तों को भी ट्रोल करते हो, महिला के भाई को भी ट्रोल करते हो, बोल के आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको काम साबित करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है चिराग जी का, मैं जितना दिनों से देख रही हूँ, वो कोई काम नहीं करते, भाषणबाजी बहुत देते। सॉरी टू से। अच्छा जी,
चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव पे चार्जशीट फाइल हो गई है। अगर हम पीछे जाएं मैडम तो 2017 की बात है, तेजस्वी यादव के खिलाफ यही सीन क्रिएट हुआ था और चाचा नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे। एग्जैक्टली सेम अभी वैसा ही हो रहा है। क्या हम फिर से उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? इस बार की दिशा थोड़ी बदल गई है, थोड़ा ट्विस्ट आ गया। इस बार थोड़ा गेम में थोड़ा सा जंतर मंतर आ गया। जंतर मंतर कैसे? इस बार ऑलरेडी अमित शाह जी बोलिए या बाकी जितने भी वरिष्ठ नेता जब बिहार आए बोल के गए कि इस बार हम लोग उनको लिए रास्ता बंद है। और दूसरी बात, विपक्षी एकता के मीटिंग के बाद उन्होंने सीधा चैलेंज किया है कि मोदी वर्सेस ऑल। और मोदी जी ने पॉलिटिक्स में कभी आखिरी रास्ता होता है क्या मैडम? नहीं होता है, बट लेट मी कंप्लीट। तो वहां पे ऑलरेडी हमारे ऑनरेबल पीएम ने भोपाल में उन्होंने कहा था कि एक एक को चुन चुन के देख लूंगा। 20 लाख करोड़ के सारे घोटालेबाज एक साथ हुए और उसके बाद से ऐसा हलचल मचा कि हम लोग सारे चीजों को देख पा रहे। और उसी घोटाले में और एक घोटाला जो ऑलरेडी केस चल रहा था 2017 वाला मामला खुला। और अभी इस वक्त हमारे ऑनरेबल सीएम बिहार से निकल के अभी वो दिल्ली में ही बैठे। क्यों बैठे भगवान जाने। लेकिन ये भी बात है कि इस बार अगर वो वापस भी आना चाहेंगे उनको वेटिंग लिस्ट पे रखा जाएगा। और बीजेपी कुछ भी हो इतना आसानी से उनको इस बार लेंगे नहीं। और अगर लेंगे भी तो आई डोंट थिंक कि उनको सीएम का चेहरा बनाएंगे। मैडम एक तरफ आप घोटाला की बात कर रहे हैं ना, वही दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जितने भी घोटाले के आरोपी थे सारे लोग बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आई नो दैट, मुझे पता था आप ये क्वेश्चन करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात, सबके ऊपर केस चल रहे हैं और जब तक साबित नहीं होता तब तक मंत्री बने रहेंगे। लेकिन इतना बात जान के रखिए कि जिस दिन साबित होगा उनके सारे चीज उनका भी जब्त होने वाला है। क्योंकि मोदी जी का बहुत साफ कहना है, ना खुद खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। इसलिए उस पर वो अभी भी स्टैंड करते हैं। एग्जैक्टली अभी साबित हो पाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो पाएगा। एक बात बताइए, मैंने आई डोंट अंडरस्टैंड आप लोग भी कैसे लालू जी टाइप बात करने लगे कि सीबीआई और ईडी जो है वो घर का कभी हुआ है? कोई भी आप सरकारी एक इतने बड़े आप संस्था को खरीद तो नहीं सकते हो जस्ट बिकॉज यू आर द पीएम ऑफ द कंट्री। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बोला है मैडम सीबीआई के बारे में कि ये एक तोता है, पिंजरा में बंद एक तोता है जिसको सरकार, जो भी सरकार आती है अपने हिसाब से इस चीज़ों को एक्सेस करती है। नहीं देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, देखिए उसको हम अवमानना नहीं कर सकते। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि सीबीआई जिस के घर गए कोई दूध के धुले हुए तो है नहीं। और मैं एकदम नहीं बोल रही हूँ कि भाई ये सरकार में 100% करप्शन फ्री हो गया। लेकिन 9 साल की उपलब्धियों में जितना चीज हमने जाना, मुझे लगता है कि कई सालों तक, 9 साल से पहले तक ये चीजें आज तक हम लोगों ने देखी नहीं थी। ये एक सबसे बड़ी हमारी माने आपके मोदी जी का सबसे बड़ी जीत है। अच्छा। आखिरी सवाल मैडम बिहार को लेके होगा। आपको क्या लगता है वाकई हमारा बिहार बदल रहा है? अगर हमारा बिहार मैडम बदल रहा है तो बदलते हुए बिहार को आप किस तरीके से देखती है? बदलते हुए बिहार को मैं बस, हाँ डेफिनेटली बदल तो रहा है। लेकिन बदलते हुए बिहार के साथ साथ उसकी छवि, जैसे मान लीजिए अगर टेक्नोलॉजी के मामले में बोले, टेक्नोलॉजी के मामले में लोग अभी जानना सीख रहे हैं, डिजिटली उसको एक्सेस करना सीख रहे हैं। जहाँ पे 45 to 50% यूथ है, उनको अगर ढंग से शिक्षा दे दी जाए, ढंग से एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ला दी जाए, ढंग से एक IT पार्क ला दिया जाए, ढंग से अगर एक एजुकेशन का माहौल क्रिएट किया जाए और ढंग से उन लोगों का सेल्फ इमेज बिल्ड किया जाए, मुझे नहीं लगता है कोई भी बिहारी को यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। एक एक बिहारी 100 लोगों के बराबर सक्षम है अपने राज्य को आगे ले जाने के लिए। लेकिन वहाँ वही कि डेवलपमेंट की राजनीति तभी पॉसिबल होगी जब कास्टिज्म से बिहार को बाहर रखा जाएगा। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में पता है कि अगर कहीं पे कोई जात पूछा जाता है तो वन एंड ओनली बिहार और यूपी में भी कम बिहार। आते साथ ही आप कौन से जाति के हो? भाई आप मानव जाति से नहीं, आपकी जाति पूछी जाएगी, कहाँ से हो, गाँव कौन सा है, पिताजी क्या करते थे, आपका गोत्र क्या। ये तो भैया शादी के वक्त हम लोगों में होता है। लेकिन यहाँ पे स्टेप इन करते साथ ही ये सब, तो जब तक ये सब खत्म नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी के यूथ को कास्टिज्म से मतलब, उनको सिर्फ डेवलपमेंट की, अपनी पढ़ाई से, अपने भविष्य से मतलब है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।